आइए पढ़ते हैं तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत के प्रक्रम। पढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे आप लोग शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। मैं इसका 1 या 2 लेक्चर में इसे ख़त्म कर दूंगा। सो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी जोड़िए, पहले जोड़िए तभी पढ़ाऊँगा, नहीं तो नहीं पढ़ा। पहले जोड़ो 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 जल्दी जोड़िए। सभी कोई पढ़ेगा तभी सभी का भला होगा, बिहार का भला होगा और हमारे राज्य बोले तो देश का भला भी होगा। तो आइए, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु, बोले तो एक ही प्रकार के परमाणु जो जुटे रहते हैं उसे ही तत्व बोलते हैं। O2, H2, Fe, Na आदि। परिचय। हमारा ब्रह्मांड विभिन्न तत्वों से मिलकर बना है। बहुत से तत्व हमें ज्ञात हैं, लगभग 118 तत्व हैं। उनमें से 90 धातु हैं। 118 तत्व में 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। बाकी जो बचा है बोले तो 118 में से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं और बाकी जो प्रयोगशाला में बना है। तत्वों की उपस्थिति 2 प्रकार से, एक तो मुक्त अवस्था में, एक संयुक्त अवस्था में। तो पहले मुक्त अवस्था के बारे में जान लेते हैं। मुक्त अवस्था रासायनिक सक्रियता बहुत कम होती है। उदाहरण में सोना, प्लेटिनम, चांदी आदि। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये सवाल इम्पोर्टेंट लगता है, फिर ना हो सकता है पूछ ले कि मुक्त अवस्था में कौन सी पाई जाती है, तो उत्कृष्ट गैस है। कहीं कहीं कॉपर भी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आइए अब संयुक्त अवस्था के बारे में जानते हैं। संयुक्त अवस्था में रासायनिक सक्रियता अधिक होती है, परंतु रासायनिक सक्रियता बहुत कम होती है मुक्त अवस्था में। ये आप लोग देखें, परंतु संयुक्त अवस्था में रासायनिक सक्रियता अधिक होती है। प्राकृतिक में यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, आयरन, कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम आदि। तत्वों के स्रोत 3 भागों में हैं, जलमंडल, वायुमंडल और धारामंडल। तो जलमंडल समुद्र में पाए जाने वाले तत्व, वायुमंडल वायु में पाए जाने वाले तत्व और भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्व को धारामंडल कहते हैं। तो आइए जलमंडल में देखते हैं। पृथ्वी का लगभग 75% भाग समुद्र में है। ये सब कोई जानता है। पृथ्वी का सबसे 75 भाग पृथ्वी का 75% भाग में सिर्फ पानी ही भरा हुआ है, जिसे हम लोग समुद्र महासागर भी बोलते हैं। बड़ी मात्रा में विभिन्न तत्वों उपस्थित होते हैं। समुद्र से ब्रोमियम, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला आदि, सल्फर आदि सब प्राप्त होते हैं समुद्र से। समुद्र तल विभिन्न धातुओं जैसे जिंक, कॉपर, निकेल आदि भी मिलते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में NaLO3 प्लस NaL आदि पाए जाते हैं। वायुमंडल में चारों ओर उपस्थित गैसीय मिश्रण। वायुमंडल में O2 जानते कहते हैं, बोला जाए तो 21% होता है O2 और नाइट्रोजन 78 और अन्य गैसें 1% होता है। धारामंडल पृथ्वी का ठोस भाग होता है। धारामंडल पृथ्वी का ठोस भाग बोले तो जिस पर हम लोग चलते हैं, रोड हो गया, भूमि हो गई, खेत। यह भाग विभिन्न प्रकार के शैलों से बना है। उदाहरण में अग्नेय शैल, तलछटी शैल, रूपांतरित शैल आदि। भूप्रपट्टी का लगभग 99% भाग निम्न तत्वों से बना है। शेष 1% में अन्य तत्व पाए जाते हैं। प्रतिशत भार यहाँ दिया हुआ है और ऑक्सीजन मुझे लगता है इसे छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, परंतु मैं बता देता हूँ। ऑक्सीजन का संकेत होगा O, जो 50% थी है, 50% है। भार सिलिकॉन का Si, एल्युमिनियम का Al, आयरन का Fe। ये देख लीजिए, ये मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ठीक है, यही देख लीजिए, ये भी ज़रूरी है।
ऑक्सीजन का और दिखाते हैं, सिलिकॉन Si, अल्मोनियम Al, आयरन Fe, कैल्शियम Ca, सोडियम Na, पोटेशियम K, मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोजन H, टाइटेनियम Ti, क्लोरीन Cl और फास्फोरस P। देखिए ऑक्सीजन का भार हो जाएगा 50%, सिलिकॉन का 26%, अल्मोनियम का 7.5%, आयरन का 4.7%, कैल्शियम का 3.4%, सोडियम का 2.6%, पोटेशियम का 2.4%, मैग्नीशियम का 1.9%, हाइड्रोजन का 0.9%, टाइटेनियम का 0.6%, क्लोरीन का 0.2 और पोटेशियम फास्फोरस का 1%, 0.1%। सबका भार हो गया, ठीक ना, भार प्रतिशत में है। गोल्डरिमट ने पृथ्वी के परतों को 4 भागों में बांटा। पूछेगा पृथ्वी के परतों को 4 भागों में किसने बांटा, तो बोलिएगा गोल्डरिमट। ये इम्पोर्टेंट है। धात्विक क्षेत्र, मध्य सल्फाइड क्षेत्र, सिलिकेट क्षेत्र और वायुमंडल क्षेत्र। तो आइए चारों भागों को पहले धात्विक क्षेत्र में देखते हैं। मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट है, कॉपर है, थोड़ा सा RH, PD, AG, RE, US, TR, PT, AU। अब मध्यम सल्फाइड क्षेत्र में फास्फोरस, सल्फर, जिंक, गैलियम, आर्सेनिक, कैडमियम, इनियम, Sv, Te, Hg, पारा, टाइटेनियम, Pb, बिस्मथ, लेड, बिस्मथ। और सिलिकेट क्षेत्र में LiNa, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीडियम, Mg, अरे यार, कैल्शियम, सर्सेनियम और बेरिलियम का क्लोराइड, कार्बोनेट या सल्फेट में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वायुमंडल क्षेत्र में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। धातु कर्म अथवा धातु का निष्कर्षण। खनिज या अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को तत्वों का निष्कर्षण कहते हैं। खनिज या अयस्क, ये पूछ सकता है कि तत्वों का निष्कर्षण किसे कहते हैं, तो खनिज या अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना। बोले तो खनिज हो गया चाहे अयस्क हो गया, उससे हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे, उसी को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। खनिज व अयस्क। खनिज अधिकांश धातुएं प्रकृति में अपने यौगिक के रूप में कई अशुद्धियों के चट्टानों व ऊपरी सतहों पर पाए जाते हैं, जिन्हें खनिज कहते हैं। बिना बोले तो खनिज हो गया जो चट्टानों के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, ठीक, अशुद्ध रूप में वह चट्टानों के सतह पर पाई जाती है, ऊपरी सतह पर पाई जाती है। उपस्थित अशुद्धियाँ जैसे धूल, मिट्टी, कंकड़ आदि अधात्री या गैंग या मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अशुद्धियाँ जैसे धूल, मिट्टी, कंकड़ आदि अधात्री या गैंग या मैट्रिक्स कहलाती है। अयस्क, वे खनिज जिनसे धातु को निष्कर्षण में कम खर्च व सरलता से किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। सरलता से इसे प्राप्त किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। बोले तो कम खर्च में, ठीक ना। और खनिज के ऊपर, खनिज से जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च में हो, खनिज से ही अयस्क की प्राप्ति होती है। देखिए सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सभी खनिज अयस्क होते हैं, ठीक, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। सॉरी दोस्तों, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्षार धातु बोले तो सोडियम, पोटेशियम,
बहुत सक्रिय बोले तो प्रबल धन विद्युत होते हैं, होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं। बहुत सक्रिय बोले होने के कारण प्रबल धन विद्युत होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। धातु मुख्यतः क्लोराइड, कार्बोनेट और सल्फेट के रूप में मिलते हैं और प्रबल अपचायक होते हैं। क्षार धातु में प्रबल अपचायक होते हैं। ऑप्शन देगा रहेगा कि प्रबल अपचायक निम्न में से कौन होते हैं, तो क्षार धातु ये ऑप्शन में रहेगा, उसे लगा दीजिएगा। मृदा धातु बोले तो मैग्नीशियम, सी ए किसको कहते हैं? हाँ बताओ, कमेंट करके बताना दोस्तों, सी ए। ठीक, मैं बता दूंगा, ऐसे कमेंट में लिख दूंगा। नहीं, पहले तुम लोग करना, उसके बाद मैं लिखूंगा। प्रबल धन विद्युत होते हैं, कार्बोनेट और सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। धातुओं का निष्कर्षण उसके गलित हैलाइड को विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ज़्यादा सक्रिय होने के कारण धातुओं के यौगिक समान अपचायक द्वारा धातु में अपचयन नहीं होता। ऑक्साइड के रूप में, ये सब बकवास चीज़ है, ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं अल्मुनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम आदि। एल्युमिनियम का निष्कर्षण एल्युमिनियम को गलित क्रायोलाइट में घोलकर उसके विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। मैंने अभी क्या बोला, ये सब बकवास चीज़ है, उसे रिवर्स ले लीजिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑक्साइड के रूप में क्या मिलते हैं? एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज आदि। इनका निष्कर्षण एल्युमिनियम को गलित क्रोलाइट में घोलकर उसके विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। सल्फाइड के रूप में कॉपर, सिल्वर, लेड, आयरन आदि मिलते हैं। सिल्वर का निष्कर्षण रासायनिक विधि या अमलगमनेशन विधि द्वारा किया जाता है। आयरन ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में। ये जो चार्ट देख रहे हैं, पहली बात, मैं 1 मिनट वेट कीजिए, हवा चल रही है, बोले तो हवा आप लोग जानवे करते हैं, सो उसको पहले खिड़की बंद करके आता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। सो 1 मिनट वेट कीजिए प्लीज़, थैंक यू। 1 मिनट वेट कीजिए। लीजिए, आ गया मैं। सबसे पहली बात देखिए, मैं पहले बड़ा स्क्रीन कर देता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे 1 या 2 नंबर पक्का, केमिस्ट्री में 1 या 2 नंबर लिख के ले लीजिए मुझसे, लिख के। स्क्रीनशॉट ले लिए? अब इसे अपने से लिख कर करके इसे याद कीजिएगा। मैं बता देता हूँ धातु तथा उनके अयस्क। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, कोर्डम, फेल्सपार, क्रायोलाइट। बॉक्साइट ये इंपॉर्टेंट है, Al2O3 इसका सूत्र हो गया, 2H2O। कोरोडम के Al2O3 और फेल्सपार के KAlSi3O8। क्रायोलाइट के Na3AlF6। ये दोनों देख लीजिएगा इसमें, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। और मैग्नीशियम में मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3, और एप्सम साल्ट MgSO4 × 7H2O, कीपेराइट MgSO4 × H2O, कार्नोलाइट KCl MgCl2 6H2O। इसमें मैग्नेसाइट हो सकता है, इम्पोर्टेंट। और डोलोमाइट भी देख लीजिएगा बस। इसमें पोटेशियम का 2 तो है, ये पोटेशियम का। नाइट्रेट बोले तो साल्ट पीटर KNO3 और कॉर्न लाइट KCl MgCl2 6H2O। कॉर्नोलाइट का KCl MgCl2 6H2O। कैल्शियम
मिल गया उत्तर, इसका देख लीजिए, इसका उत्तर मिल गया कैल्शियम हो यहाँ पर। डोलोमाइट CaCO3 MgCO3 इंटू MgCO3, यह इम्पोर्टेंट है। डोलोमाइट लो दादा, दोनों जगह मिल गया, कैल्शियम मैग्नीशियम में डोलोमाइट मिल गया। कैल्साइट CaCO3 और जिप्सम, जिप्सम इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। कॉपर में क्यूप्राइट Cu2O, कॉपर गलना Cu2S, कॉपर पायराइट CuFeS2। इसमें तीनों ध्यान दीजिएगा, तीनों इम्पोर्टेंट है कॉपर का। सिल्वर का रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। रूबी सिल्वर 3Ag2S Sb2S3, ये दादा, इसको रूबी सिल्वर को रहने दीजिएगा। हॉर्न सिल्वर AgCl, हॉर्न सिल्वर का हो गया। जिंक, जिंक बुलेट ZnS, जिंक जिनसाइट ZnO और कैलेमाइन ZnCO3। मरकरी सिनेवार HgS, एसेंटीन कैसिट्राइट SnO2। सीसा गैलेना PbS। लोहा ये इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हेमेटाइट है लिमोनाइट, मैग्नेसाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट। हेमेटाइट का Fe2O3, लिमोनाइट का 2Fe2O3 इंटू 3H2O। मैग्नेसाइट ये इम्पोर्टेंट है, मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट Fe3O4 और सिडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeS2 और कॉपर पायराइट CuFeS2। मैंगनीज पायरोलुसाइट MnO2 और मेडलाइट Mn2O3 इंटू 2H2O। यूरेनियम का कॉर्नोसाइट KuO2 VO1 3H2O। पिंच ब्लेड का, अरे यार यू लिखे हैं, देख रहा है दोस्तों, समझ रहा, हमको भी अब मेरा राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है। U3O8, चलो कोई बात नहीं। धातुओं का निष्कर्षण। सभी धातुओं का निष्कर्षण की कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि उनसे भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न होते हैं तथा उनसे संबंधित अशुद्धियों की प्रकृति भी भिन्न होती है। बोले जाए तो सभी धातुओं का निष्कर्षण कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न होते हैं तथा उनसे संबंधित अशुद्धियों की प्रकृति भी भिन्न होती है। धातु क्रम के समान पद। अयस्क को कूटना, अयस्क का सांद्रण, धातु का पृथक्करण, धातु को शोधन। अयस्क का कूटना या पीसना खनन से प्राप्त अयस्क स्थूल अवस्था में होता है। इसका जौ नामक चक्की की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, पुनः इन्हें बॉल मिल या स्टैम्प मिल की सहायता से बारीक चूर्ण में बदलते हैं। इसे अयस्क का चूर्णीकरण कहते हैं। अयस्क को कूटना एवं पीसना एक बार फिर देख लीजिए। खनन से प्राप्त अयस्क स्थूल अवस्था में होता है। इनके जौ नामक चक्की की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, पुनः इन्हें बॉल मिल या स्टैम्प मिल की सहायता से बारीक चूर्ण में बदलते हैं। इन्हें अयस्क का चूर्णीकरण कहते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। यह विधि ऐसे अयस्क में प्रयुक्त की जाती है जिनमें अयस्क के कम मिट्टी जैसे अशुद्धि से भरी होती है। उदाहरण में हेमेटाइट, टिनस्टोन आदि। टंगस्टन है यार, पता नहीं, ये याद रखना दोस्तों। हेमेटाइट गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किसे अलग किया जाता है, तो हेमेटाइट। फेन प्लावन विधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि,
इसका बोले जाए तो सब्जेक्टिव में आता है, ध्यान दीजिएगा इस पर। अयस्क जिनके कण तेल द्वारा अशुद्धि जल द्वारा भीग जाए, अयस्क जिनके कण तेल द्वारा और अशुद्धि जल द्वारा भीग जाए, अयस्क को खूब महीन पीस कर पाइन की तेल में यूकेलिप्टस के उसको करना है, यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस के तेल मिले हुए पानी के साथ हवा के झोंके से झाग पैदा करते हैं। पानी में थोड़ा जैठेट मिलाते हैं जो अयस्क के कणों को पानी से अलग कर देते हैं और जल से भीग गैंग बर्तन की पेंदी के नीचे बैठ जाती है। उदाहरण जिंक ब्लेड, जेडेनस, गलेना, पीवीएस, कॉपर पायराइड आदि का सांद्रण। चुंबकीय सांद्रण विधि। तीसरी विधि है, पहली विधि गुरुत्वीय पृथक्करण, दूसरी फेन प्लावन, तीसरी चुंबकीय सांद्रण विधि। यह विधि फेरी चुंबकीय खनिजों की हालत में या चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। चुंबकीय सांद्रण विधि। यह विधि फेरी चुंबकीय खनिज की हालत में या चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। निक्षालन। इस विधि में अयस्क चूर्ण को एक उपयुक्त विलायक में मिलाते हैं। इस विधि में अयस्क चूर्ण को एक उपयुक्त विलायक में मिलाते हैं। विलायक में सिर्फ अयस्क घोलते हैं। उदाहरण बॉक्साइट से एल्यूमिना का निक्षालन। सांद्रित अयस्क से संशोधित धातुओं का निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण के लिए सांद्रित अयस्क को समांतर सल्फाइड अयस्कों को अपचयन से पहले ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। ऑक्साइड आसानी से अपचयित होते हैं, अतः सांद्रित अयस्क से धातुओं का पृथक्करण दो मुख्य पदों में होता है: ऑक्साइड में परिवर्तन, ऑक्साइड का धातु का अपचयन। निक्षालन इम्पोर्टेंट है। सांद्रित से अशुद्धियों द्वारा निष्कर्षण मुझे नहीं लगता है। निक्षालन बता देता हूँ एक बार और। इस विधि में अयस्क चूर्ण को एक उपयुक्त विलायक में मिलाते हैं। विलायक में सिर्फ अयस्क घुलता है। उदाहरण बॉक्साइट से एल्यूमिना का निक्षालन। अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना दो विधि से: निस्तापन तथा भर्जन। एक बात बताता हूँ दोस्तों, सुनिए। कहा जाता है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निस्तापन तथा भर्जन में अंतर लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निस्तापन, जिसमें अयस्क को उसके द्रव्यमान से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में तीव्रता से गर्म किया जाता है ताकि अयस्क ऑक्साइड में बदल जाए, उसे निस्तापन कहते हैं। जिसमें अयस्क को उसके द्रव्यमान से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में तीव्रता में गर्म किया जाए, उसे अयस्क ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। नहीं समझ में आया होगा, मैं जानता हूँ, मैं बताता हूँ। निस्तापन, पहले भर्जन बताता हूँ। भर्जन, भुंजा खाया, भुंजा। भर्जन, भुंजा से याद रखिएगा। भूनने के समय हम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है। तो हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बोला जाए तो अयस्क को कम ताप पर वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म किया जाता है। कम ताप पर वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म किया जाता है और अयस्क को ऑक्साइड में बदल दिया जाता है, उसे ही तो भर्जन कहते हैं, बस। और ये देख लीजिए, ZnS प्लस 3O2 को 2ZnO प्लस 2O2SO2
2 PbS को 3O2 के गर्म करेंगे तो 2 PbO और प्लस 2SO2 बनेगा। निस्तापन वही है, AX को कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, ठीक, वायु की अनुपस्थिति में तीव्रता से गर्म करके ऑक्साइड की प्राप्ति करते हैं। AX से ऑक्साइड में बदल दिया जाता है, बस उसी को तो कहते हैं निस्तापन। ये देख लीजिए, CO3 को गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा। ZnCO3 को गर्म करेंगे तो ZnO प्लस CO2 बनेगा। इस विधि कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्साइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। यह विधि, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह विधि कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। आइए प्रवर्तनी भट्ठी देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ प्रवर्तनी भट्ठी करा करके इसे नेक्स्ट पार्ट में करा दूँ। अच्छा देखते हैं, प्रवर्तनी भट्ठी तक हम बताते हैं। कॉपर के सल्फाइड अयस्क को प्रवर्तनी भट्ठी में गर्म करते हैं। अयस्क में लोहा, एक बार ध्यान दीजिएगा, कॉपर के सल्फाइड अयस्क को प्रवर्तनी भट्ठी में गर्म करते हैं, ठीक। सल्फाइड अयस्क को, कॉपर के सल्फाइड अयस्क को प्रवर्तनी भट्ठी में गर्म करते हैं। अयस्क में लोहा हो तो गर्म करने से पहले इन्हें सिलिका मिलाते हैं। अगर लोहा हो, ठीक, गर्म करने से पहले हम लोग उसमें सिलिका मिलाते हैं। आयरन ऑक्साइड आयरन सिलिकेट बनाकर धातु मल के रूप में तथा तांबा कॉपर के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें CO2S तथा FeS होता है। FeO अशुद्धीय, Si2O सिलिका हो गया तो FeSiO3 धातुमल हो जाएगा आयरन सिलिकेट में। अम्लीय अशुद्धि हटाने के लिए क्षारीय फ्लक्स मिलाते हैं और क्षारीय अशुद्धि हटाने के लिए अम्लीय फ्लक्स मिलाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सोचा होगा अम्लीय अशुद्धि हटाने के लिए क्षारीय फ्लक्स मिलाते हैं और क्षारीय अशुद्धि हटाने के लिए अम्लीय फ्लक्स। आखिर अम्ल और क्षार मिला रहे हैं, दोनों देख रहे हैं, अम्ल है तो क्षारीय फ्लक्स मिला रहे हैं और क्षार है तो अम्ल मिला रहा है, क्योंकि अम्ल क्षार मिलता है तो लवण बन जाता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। प्रवर्तनी भट्ठी एक बार और बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और उससे पहले ये ध्यान दे दीजिए। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं धातु के, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कॉपर सल्फाइड अयस्क को प्रवर्तनी भट्ठी में गर्म करते हैं। कॉपर सल्फाइड के अयस्क को पहले प्रवर्तनी भट्ठी में गर्म करेंगे, ठीक। अयस्क में लोहा हो तो गर्म करने से पहले उसमें सिलिका डालते हैं। मान के चलिए अयस्क है, अयस्क में लोहा मिल गया, ठीक, तो गर्म करने से पहले उसको सिलिका डालेंगे उसमें, ठीक। आयरन ऑक्साइड और आयरन सिलिकेट बनाकर धातुमल के रूप में तथा तांबा कॉपर के रूप में प्राप्त होता है। जैसे ही सिलिका मिलाइएगा उसके बाद प्रवर्तनी भट्ठी में डालिएगा तो आयरन ऑक्साइड और आयरन सिलिकेट मिलकर धातुमल के रूप में तथा तांबा कॉपर के रूप में प्राप्त होता है, ठीक, जिसमें CO2S तथा FeS होता है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, यह इम्पोर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा। और बाकी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे बोला जाए तो 2 नंबर निश्चित ही रहता है, 2 नंबर निश्चित ही रहता है। बोल देगा जैसे मैं क्या अल्युमिनियम का अयस्क के नाम में, अल्युमिनियम के अयस्क को बताइए कौन है, निम्न में से अल्युमिनियम का अयस्क कौन है, तो देगा बॉक्साइट, मैग्नेसाइट, नाइट्रेट, डोलोमाइट, तो कौन रहेगा? आप लोग जानते हैं बॉक्साइट होगा तो बॉक्साइट लगा दीजिएगा। और वैसे ही पूछ लेगा बॉक्साइट का सूत्र बताइए तो Al2O3 × 2H2O हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे। आज हम लोगों ने यहाँ तक ले देख लिया, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और आगे ऑक्साइड के धातु का अपचयन अगली क्लास में करेंगे। और अगली क्लास में हो सकता है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, और दोस्तों को भी जोड़िए, दोस्तों प्लीज़ दोस्तों को भी जोड़िए। और बहुत जल्द ही क्वेश्चन के लिए मैं ला रहा हूँ सेशन, सोच रहा हूँ
हाँ ठीक है, साथ में क्वेश्चन भी देखता हूँ। ठीक है दोस्तों, हाँ कोई किसी एक किताब को पकड़ूंगा, उससे क्वेश्चन निकालूंगा और आपको ज़रूर से ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए, धन्यवाद। और सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, और शेयर भी करो प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।